नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने ज्योग्राफी 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, जिसमें हमने रिसोर्स को समझा था और उसके कुछ क्लासिफाइड या उनका वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को समझा था। तो बेसिकली जो रिसोर्सेज वाला पोर्शन था वो हमने पूरा क्लियर किया। आज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें पढ़ना है भू संसाधन यानी कि लैंड रिसोर्स के बारे में। जैसा कि पहले हम लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। भू संसाधन का जो पूरा टॉपिक होगा, भू संसाधन की परिभाषा क्या है, या यानी कि इट्स मीन उसका डेफिनेशन क्या है, फिर हम उसका महत्व देखेंगे और फिर उसका यूज देखेंगे। उसका यूज करने का जो पैटर्न है, उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको देखेंगे। भू संसाधन के निम्नीकरण के देखेंगे हम, और भू संसाधन को या यूं बोलेंगे लैंड रिसोर्स का जो कंजर्वेशन होगा, भू संसाधन का संरक्षण होगा। इन सारी चीजों को आज हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि भू संसाधन क्या है, या फिर बेसिक सी इतनी चीज है कि भूमि को संसाधन के रूप में यूज करना है, तो उसके बारे में हमें यहाँ क्लियर करना है। तो बेसिकली भू से यहाँ मतलब है भूमि से, भूमि का संसाधन के रूप में यूज करना है। तो बेसिकली इसलिए एक छोटी सी डेफिनेशन है, जैसे कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है जिसका उपयोग हम अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम विभिन्न उद्देश्यों की अब बेसिकली हमने यह समझा कि इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है कि तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। बेसिकली इसके अगर छोटे से हम एग्जांपल्स को देखें तो क्या है, जैसे कि हम भूमि का उपयोग हम रहने के लिए करते हैं, यानी कि निवास स्थान के रूप में। दूसरा जो इसका मेन फैक्टर है वो है कृषि के रूप में। और तीसरा, जो भी हम औद्योगिक गतिविधियां करते हैं, उन सभी चीजों के लिए हमारा जो एक मूल आधार है प्राकृतिक संसाधन के रूप में, वो है भूमि। औद्योगिक गतिविधियों के लिए। तो ये था बेसिकली भूमि संसाधन बोले या फिर भू संसाधन की एक छोटी सी परिभाषा, और उसके मेन से एग्जाम्पल के लिए। अब इसके महत्व को देखें तो सबसे पहले हम इसके महत्व को समझते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो महत्व है इसका, वो है, देखो बेसिकली कि संपूर्ण मानव जीवन अपनी आर्थिक गतिविधियां करता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो है कि मानव सूक्ष्म जीव प्राकृतिक वनस्पतियां अपना संपूर्ण जीवन भूमि पर ही निवास करती हैं।
भूमि पर ही पूरा करती हैं ऐसा कुछ। तो बेसिकली ये थी लैंड रिसोर्स यानी कि भू संसाधन की एक छोटी सी परिभाषा कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बेसिकली निवास स्थान के रूप में जहाँ हम लैंडमार्क या अपना घर बनाते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर के लिए यानी कृषि के रूप में, और तीसरा जो एक मेन इंपोर्टेंट है औद्योगिक रूप में जहाँ हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। और इसका एक मेन महत्व के रूप में देखें तो संपूर्ण मानव जीवन अपनी आर्थिक क्रियाओं को या उनकी गतिविधियों को भूमि पर ही पूरा करता है, क्योंकि बेसिकली हम सब मानव है तो हमारे बेसिक सी जो नीड होती है जैसे घर मकान या रोटी, घर मकान और कपड़ा, जितने भी सारे हमारे जो बेसिक से रिसोर्सेस है हम सब उनको भूमि से प्राप्त करते हैं। लगभग 95% रिसोर्सेस हम अपने लैंड रिसोर्स या भू संसाधन से कवर करते हैं। एक इसका यह था कि मानव, सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक वनस्पतियां संपूर्ण जीवन भर अपना जो पूरा जीवन चक्र है वो कहाँ पूरा करती हैं? भूमि पर। तो भूमि हमारे लिए बेसिकली एक संसाधन के रूप में कैसे यूज हो रही है वो हमने इस डेफिनेशन में और उसके छोटे से एग्जांपल और उसके इंपोर्टेंस के रूप में यहाँ समझा। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम इसका आगे देखेंगे कि भारत के संदर्भ में भू संसाधन की संरचना क्या है या जो लैंड स्ट्रक्चर है इंडिया के उसमें फेवर में, तो उसको देखते हैं हम, यहाँ कवर करेंगे उसको। लैंड स्ट्रक्चर यानी कि भू संरचना। इसमें बेसिकली लैंड स्ट्रक्चर या भू संरचना में हम वो पढ़ते हैं कि धरातल या फिर अर्थ सरफेस यानी कि जमीन की संरचना कैसी है। जमीन एकदम मैदान की तरह प्लेन है या फिर उथल पुथल है या फिर पथरीला क्षेत्र है या फिर पहाड़ी या फिर पर्वतीय क्षेत्र है। तो इन सारी चीजों का जो अध्ययन हम करते हैं बेसिकली तो वो लैंड स्ट्रक्चर या फिर भू संरचना के अंतर्गत करते हैं। तो बेसिकली पहले तो इतना समझो, हम ये चीज भारत के संदर्भ में समझ रहे हैं। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख। देखा कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु इस फेवर में एक बात समझो कि हमारे पास जितना भी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है इंडिया सिर्फ उसका 93% यूज कर पाता है। तो भारत जो है अपने जो टोटल लैंड रिसोर्स का है वो सिर्फ कितना 93% यूज कर पाता है। तो अब बात होती है कि 93% ही यूज क्यों कर पाते हैं, ऐसा कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं या कारण है जिससे हम अपनी संपूर्ण भूमि का उपयोग करने में असमर्थ हैं या फिर यूज नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटी सी बात समझो, ये बेसिकली अक्साई चीन वाला रीजन है और ये है हमारा पीओके वाला पार्ट। तो जो पीओके वाला पार्ट है और अक्साई चीन वाला जो पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सबका डेटा हमारे पास अभी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, चाहे वो नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आपका मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो और मेघालय हो, और यहाँ पर नॉर्थ में आते हैं तो पीओके वाला रीजन और अक्साई चीन का जो डाटा है कुछ कारणों से हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसी कारण संपूर्ण भूमि जो भारत की है जिसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो हम लोग पूरे डाटा के साथ में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2-3 से या कहें तो पीओके अक्साई चीन वाला और नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर जितने भी हमारे 7 सिस्टर्स के स्टेट्स हैं उन सबका संपूर्ण डाटा ना होने के कारण हम अपनी संपूर्ण भूमि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक बेसिक सा था कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है
और कितना परसेंट जो लैंड है हम उसका यूज कर सकते हैं और क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों को आप पॉइंटेड कीजिए। ये क्षेत्रों का डाटा जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ कंट्रीज है, पीओके, एक चाइना है, इनका डाटा हमारे पास फिलहाल नहीं है, भारत सरकार की तरफ से लिया नहीं गया या फिर जारी नहीं किया गया, जो भी कारण होगा, इसलिए हम संपूर्ण भूमि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो लैंड स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से ऐसे मेन भौगोलिक क्षेत्रफल है जिनका अलग अलग डिवीजन हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैसे। आप इतना समझो सबसे पहले यहाँ कि ये हमारा भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल, जिसका लगभग 43%, कितना 43% क्षेत्र पर मैदान है, बेसिकली बोले प्लेन्स। और ये वाला जो रीजन है वो है 27%, और ये जो है 43, 70 एंड 30%। इसको कैसे करते हैं, 30% एरिया में है पर्वत, जिसे बोलते हैं माउंटेन्स, और ये वाला जो एरिया है उसे बोलते हैं पठार, इसको बोलते हैं प्लेट्यू। तो जो भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 43% में मैदान है यानी कि प्लेन्स है, पठार के और 27% एरिया में प्लेट्यूस यानी कि पठार है, 30% एरिया में माउंटेन यानी कि पर्वत या हिमालय, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है। अब हम एक छोटा सा भारत का रफली मैप बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि ये एरिया कैसे कवर किया गया है। बेसिकली आप इतना समझो कि जो ये वाला जो रीजन है ये हमारा मैदानी क्षेत्र, जो लगभग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43% था, इसे हम बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान। और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला रीजन है हमारा माउंटेन हिमालय। कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स जैसे कि सतपुड़ा यहाँ हो गया, विंध्याचल लगभग कुछ ऐसे हो गया, यहाँ भी देखने को मिलते हैं। बट आप इतना समझो कि जो टोटल लैंड ऑफ इंडिया है उसके 30% एरिया में माउंटेन्स है और 43% एरिया में ये, और ये अपना प्रायद्वीपीय पठार। जिसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट, जो पूरे एरिया का 27% है। तो जो भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 30% एरियाज में हिमालय पर्वत है, 43% में मैदानी क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत का मैदान जिसे नॉर्थ प्लेन कहते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन, और 27% एरिया में प्रायद्वीपीय पठार जिसे बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। तो ये था एक रफली या फिर मोटा मोटा जितना हमारे बुक में दिया हुआ है और जो हमारे लिए बेसिक एक समझने वाला पार्ट है, जो लैंड स्ट्रक्चर की भू संरचना, वो भी भारत के संदर्भ में कैसे हमारे इंडिया का 93% ही यूज में और यूज में नहीं है, तो उसका रीजन हमने समझा सबसे पहले। फिर एक पाई चार्ट बना के हमने देखा कि संपूर्ण जो टोटल भूमि हमारे पास है हम उसका अगर डिवाइड करते हैं तो वो कितने पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, मोटा मोटा इतना ही है अभी अपने बुक के अकॉर्डिंग। अब आगे हम देखेंगे कि जो लैंड स्ट्रक्चर भू संरचना हम उसको उपयोग कैसे करेंगे, यानी कि अब हम देखेंगे कि भू संसाधन जो हमारे पास हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, यानी भूमि का उपयोग कैसे करेंगे हम।
तो अब हम डालते हैं हेडिंग भू उपयोग। यूज ऑफ लैंड रिसोर्स। एक मिनट। तो जैसा कि हमने अभी समझा था कि हमारे पास जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका केवल हम 93% ही यूज कर पाते हैं। तो ऐसे तो जो 93% हम अपनी जमीन का यूज कर पाते हैं तो उनमें कौन कौन से हम उनको यूज कर सकते हैं, तो उसके हमें आयाम देखने हैं। तो इसमें देखेंगे यूज ऑफ लैंड रिसोर्स यानी भू उपयोग देखने हैं हमें। तो सबसे पहला उपयोग तो हम वन क्षेत्र के रूप में देखते हैं। अगर हम वन संसाधन के रूप में देखेंगे तो हमारे पास कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ का रीजन हो गया, तेलंगाना हो गया, और अपना नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश का रीजन हो गया। तो ये ऐसे रीजन्स हैं या फिर ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे राज्य हैं हमारे पास जो वन संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका इनकी जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है इन राज्यों का, उनका 30% से या 25% बोलो या फिर 30% से अधिक का क्षेत्र वनाच्छादित है या फिर वनों के द्वारा या फिर फॉरेस्ट एरिया के द्वारा कवर किया गया है। तो कौन कौन से रीजन होंगे वो, इसमें मध्य प्रदेश आएगा, आपका छत्तीसगढ़ आएगा, तेलंगाना आएगा, और आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा, जो नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां वनों की संख्या बहुत अच्छी मात्रा में है। तो बेसिकली वन संसाधन का हम उपयोग कहाँ करते हैं और कौन कौन से वन है जो बेसिकली उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो आपने साल का सागौन, बांस और भी कई सारे ऐसे पेड़ हैं या फिर फसलें हैं, जैसे कि साल हो गया, सागौन हो गया, बांस हो गया, इन सब की जो लकड़ियां हैं हम बेसिकली टिम्बर वुड्स के रूप में इनको यूज करते हैं। टिम्बर वुड्स बोलो तो इमारती लकड़ियां। जितने भी बड़ी इमारतें होती हैं या फिर घर होते हैं, ऑफिस होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें जितना भी सब फर्नीचर का काम किया जाता है वो सबका सब आता है टिम्बर वुड्स में, यानी कि इमारती लकड़ियों में। तो सबसे बड़ा जो संसाधन है उसका वो हमें साल, सागौन, बांस जैसे पेड़ों से प्राप्त होता है, जो बेसिकली किस में आएगा, वन संसाधन की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, हमारी जो वन नीति लाई गई थी यानी कि फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, उसके द्वारा एक बात कही गई थी कि जितना भी टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का या फिर जिस राज्य का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके लगभग 33% भाग का है क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, यानी कि फॉरेस्ट एरिया, ताकि वो राज्य पॉल्यूशन से मुक्त हो, वहाँ का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अच्छा हो, वहाँ की जो एयर कंडीशन है, हवा की जो स्वच्छता है वो बहुत अच्छी हो, और राज्य हरा भरा हो। और 33% अगर कोई रीजन को हम कवर करते हैं फॉरेस्ट एरिया से, तो वहाँ ऑटोमेटिकली वन संसाधन जैसी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी मात्रा में होंगी, पॉजिटिव रिजल्ट हमें वहाँ से आराम से देखने को मिलेगा। तो ये था बेसिकली एक वन संसाधन के रूप में हमने अपनी भूमि का यूज किया और ये सारी चीजें समझी। दूसरा निकालेंगे जो हमारा प्राथमिक आधार रहा है हमारी जीवन शैली का, वो है कृषि के रूप में। दूसरा है कृषि के रूप में। वैसे तो जनरली या सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 54% एरिया पे, कितना, 54% एरिया पे क्या की जा सकती है, खेती। एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो है 54% एरिया में खेती की जा सकती है, पर कुछ ऐसे कारण हैं या फिर कुछ बोलो कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जहाँ एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो मोटे मोटे एक आइडिया से जो भारत सरकार का लेटेस्ट आंकड़ा है अभी 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग 47%
भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है या टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया जो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में था, उसका हम केवल 47% यूज किस में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंडिया में कहा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी हम देखते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं हमारे भारत में जहां लगभग 80% जमीन पर क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। और अगर यही बात हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में करें तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बेसिकली आप देखो अपना अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी, दूसरा अपना मणिपुर, तीसरा है अपना मिजोरम, और एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। ये रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं, यहाँ टोटल लैंड का केवल 10%, कितना 10% ही एरिया एग्रीकल्चर के लिए वैलिड है या एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त है। तो कृषि के रूप में बेसिकली हमारा भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, हम 54% उसको यूज कर सकते हैं खेती के लिए, पर कुछ कारणों से या कुछ जमीन पड़ती है, कुछ पथरीली, कुछ बंजर है, यहाँ पे कुछ फसल नहीं होती, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो उस चीज को अगर छोड़े तो 47% जो है एक ऐसा मेनलैंड एरिया है इंडिया में जहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है वो है पंजाब और हरियाणा में, लगभग 80% जमीन पर वहाँ खेती होती है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मिजोरम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ कुल जमीन का जो यानी इन राज्यों का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें केवल 10% एरियाज को हम एग्रीकल्चर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक फॉरेस्ट रिसोर्स का यूज कितना हो सकता है और एग्रीकल्चर के रूप में कितना यूज हो सकता है। अब हम तीसरा देखते हैं इसका औद्योगिक क्षेत्र में या इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया के बारे में देखेंगे अब हम। तीसरा देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में। अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको उत्तर भारत का मैदान जो एक रफली मैप में बताया था जो मिड इंडिया के बीच में है, दूसरा दक्षिण भारत का पठार में जहाँ पे एक आपका मुंबई हो गया, पेनिनसुलर प्लेट ऑफ इंडिया सॉरी, जिसमें दक्षिण भारत का पठार कहते हैं, तो उसमें एक आपका मुंबई हो गया, एक कर्नाटक हो गया, एक केरला हो गया। ये 2 से 3 माइनर स्टेट्स हैं जहाँ औद्योगिकरण बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली औद्योगिकरण का मतलब ये होता है कि कई सारे इंडस्ट्रीज को एक साथ लगाना और उनको एकीकृत कर देना, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। तो इनका सबसे ज्यादा जो हमें एरिया देखने को मिलता है तो वो है बेसिकली नॉर्थ प्लेन में, यानी कि उत्तर भारत का मैदान, दूसरा मिलेगा दक्षिण भारत में पेनिनसुलर प्लेट ऑफ इंडिया में, तो बेसिकली वो मुंबई में मिल जाएगा आपको, जिसमें पुणे जो हेडक्वार्टर है यहाँ का, और दूसरा कर्नाटक में मिल जाएगा, और एक जो तीसरा सबसे बड़ा हब है वो है केरल आपका। तो हम अपने यूज ऑफ लैंड रिसोर्स में यानी भू उपयोग को हम कैसे देख सकते हैं, तो हमने वन क्षेत्र के रूप में उपयोग देखा, उसका कृषि के क्षेत्र में देखा, तीसरा हम देख रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में। तो ये बेसिकली ये कुछ मेजर्स उसके पार्ट है जहां हम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपने भू संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम चौथा देखते हैं परिवहन के यूज में। परिवहन के रूप में अगर देखेंगे तो हमारे पास है ना 2 से 3 ट्रांसपोर्ट ऐसे निकल के आते हैं, जैसे कि ये हो गया बाय रोड, जो हाईवे, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवे बनाए जाते हैं, और एक हो गया बाय ट्रेन जिसे हम बोलेंगे रेलवे। पहला हो गया बाय रोड, एक हो गया बाय रेलवे और एयरवे। अब आप बोलोगे एयरवे के लिए कौन सी रूट चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब एक प्लेन उड़ता है तो वो टेक ऑफ और लैंड के समय उसको एक बड़े एयरपोर्ट की जरूरत होती है।
तो एयरपोर्ट के रूप में। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स है परिवहन के रूप में, जिससे आवागमन यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकें, भारी सामान को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने में या फिर लाने में परेशानी ना हो। तो हम भू उपयोग यानी कि लैंड रिसोर्स का यूज परिवहन के रूप में कर सकते हैं, जिसमें बाय रोड में आपके नेशनल हाईवेज हो गए, स्टेट हाईवेज हो गए, बाय रेलवे जो सबसे बड़ा कैरियर है, और एक एयरवे जो सबसे फास्ट कैरियर है। और लगता है मुझे मेरे ख्याल से इतने मेजर पार्ट्स बहुत ज्यादा है इसके लिए भू उपयोग के लिए और अपने चैप्टर के हिसाब से। तो हम ये देखते हैं कि अब इसमें भू उपयोग का जो पैटर्न है उस इंडिया में, उसको कौन कौन से कारण है जो उसको अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं जो भू उपयोग को प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब जो भू उपयोग था उसको प्रभावित करने वाले जो प्रयोजन है, उनके पैटर्न्स हैं, उन सबको देखते हैं। तो हम प्रयोजन यानी कि पैटर्न, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कारण। तो बेसिकली 2 मेन फैक्टर्स हैं, या बोले तो प्रभावित करने वाले कारक में सिर्फ 2 जो मेन रीजंस हैं उनके, वो है, एक है, पहला है आपका भौतिक कारक, जिसमें एक आएगा आपका पर्वत, एक आएगा मैदान, और तीसरा आएगा आपका पठार, नहीं सॉरी, इसमें आएगा मृदा। आप किसी भी क्षेत्र को या किसी भी संसाधन के यानी कि भू संसाधन के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक में जो सबसे पहला था वो था भौतिक कारक आपका। उसमें 3 चीजें निकल के आई, पर्वत, एक मैदान और एक मृदा। तो ये चीजें कैसे प्रभावित करती हैं, आप एज्यूम करो एक पर्वत वाला रीजन है या फिर एक माउंटेन रीजन है, उबड़ खाबड़ बड़ा एरिया होगा, वहाँ पे लंबे लंबे शिखर होंगे, पर्वत होंगे, बड़े बड़े गलियारे होंगे, तो वहाँ एक स्टेबल लाइफ जीना बहुत मुश्किल होगी। या फिर यूं कहें तो एक मेन मार्केट से आपका रीजन जो होगा माउंटेन रीजन का, वो बहुत ज्यादा कटा होगा, आपके पास एक बेसिक नीड्स भी अवेलेबल बहुत मुश्किल से हो पाएंगी। वहां पे कोई भी रेलवे लाइन या फिर वाई रोड जो ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट बनाने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आप खुद सोचो कि एक माउंटेन्स का रीजन है, वहां हम एक एयरपोर्ट बनाने में कितनी सारी चीजें फेसेस कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे श्रृंखलाओं में माउंटेन्स है, किलोमीटर्स में फैले हुए हैं, वो टेढ़े मेढ़े पर्वत शिखर हैं, उनके एयरपोर्ट बनाने में सुविधा नहीं मिलेगी, वहाँ बाय रोड जाने में बहुत सारी समस्या आएगी, रेलवे लाइंस को बहुत ज्यादा समस्या आएगी बिछाने में वहाँ, तो वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत क्रिटिकल होगी। तो ऐसी चीजों को प्रभावित करने में पर्वत का भी एक बहुत बड़ा मेन रोल है। तो वहाँ सामान्य जीवन तो हम नहीं कह सकते, सामान्य जीवन मुश्किल होगा। दूसरा, अगर हम मैदान देखें तो आप एक चीज नोटिस करो कि पर्वत की तुलना में मैदान का जो एरिया है यानी कि जो रीजन है वो बड़ा स्टेबल होगा, वहां पे इंडस्ट्री आराम से लग पाएगी, लोग अपने निवास स्थान को, लैंडमार्क को आराम से चूज कर पाएंगे, रेलवे लाइंस आराम से बिछाई जा सकती हैं क्योंकि वो ग्राउंड एरिया है, प्लेन एरिया है, वहां कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। बाय रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत फास्ट और बहुत अफोर्डेबल होगा। और सबसे एक जो फास्ट एयरवेज है आपकी, यानी कि हमारे पास एयरपोर्ट बनाने की जो सुविधा होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ग्राउंड एरिया समतल क्षेत्र होता है, प्लेन मेन एरिया होता है, तो उसमें इंडस्ट्रीज हो गए, आपके रेलवे लाइंस हो गई, लैंडमार्क्स हो गए, और बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो गए, एयरवेज ट्रांसपोर्ट हो गए एयरपोर्ट के माध्यम से। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो भी प्रभावित करती है किसको, भू उपयोग के प्रजनन को। बस फर्क इस बात का है कि कोई चीज पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, कोई चीज नेगेटिव, यानी कि किसी का डिसएडवांटेज है, किसी का एडवांटेज है। तो ये मैदान जो क्षेत्र है बेसिकली इन सारे रीजन के कारण ये अधिक स्टेबल है। दूसरा, मृदा कैसे प्रभावित करती है हमारे क्षेत्रों को।
तो आप एक चीज नोटिस करो कि जो जलोढ़ मृदा है यानी कि एलुवियल सोइल है, उसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। बट जैसे कि गेहूं की फसल हो गई, सरसों की फसल हो गई, चना की फसल हो गई, ये सारे फसल के लिए एलुवियल जो सोइल है आपकी यानी कि जलोढ़ मृदा, ये उपयुक्त मृदा है या फिर अच्छी मृदाओं में से एक गिनी जाती है। दूसरा है आपकी ब्लैक सोइल। तो ब्लैक सोइल सभी फसलों के लिए तो नहीं, बेसिकली कुछ फसलों के लिए, जैसे कि गन्ने की फसल हो गई, आपकी कपास की फसल हो गई, मूंगफली की फसल हो गई, सूरजमुखी की फसल हो गई, इन सब फसलों के लिए उपयुक्त होती है आपकी ब्लैक सोइल यानी कि काली मृदा। तो आप एक चीज नोटिस करो, कुछ जो फसल है वो निर्वाह जीवन को चलाने के लिए, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, आपका सरसों हो गया, तो ऐसी फसलों उगाने के लिए हमें बेसिकली कौन सा एरिया चाहिए, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र चाहिए। और हमें अगर बड़े पैमाने पर फार्मिंग करनी है, जैसे कि कपास की फार्मिंग करनी है या फिर गन्ने की फार्मिंग करनी है, सूरजमुखी की फार्मिंग करनी है, सोयाबीन की फार्मिंग करनी है, तो इस रीजन के लिए हमें चाहिए ब्लैक सॉइल। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र होगा वहाँ ये सारी फसलें आराम से उगाई जा सकती हैं। एक हो गया आपका रेड सॉइल, हो गया आपका रेड सॉइल, बेसिकली मोटे अनाज के लिए जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं मिलेट्स। तो मिलेट्स की जितनी भी खेती की जाती है, जिसमें आपका चना हो गया, राई हो गया, अलसी हो गया, ये सारी जो फसलें आती हैं, मक्का हो गया, तो ये सब चीजें रेड सॉइल में की जाती है, जिसे हम बोलते हैं लाल मृदा। लाल मृदा या लाल पीली मिट्टी, ये सब कह सकते हैं उसको। तो यही सारी चीजें हैं, बेसिकली नाम लिख के बताने का कोई फायदा नहीं है। जहां हम सोइल रिसोर्स या फिर मृदा को संसाधन के रूप में पढ़ेंगे, तो वहां जलोढ़ मृदा को, काली मृदा को और आपके लाल पीली मिट्टी को, मिश्रित मिट्टी को, लैटराइट मिट्टी को, इन सबको मैं आराम से एक एक पॉइंट इनका खोल के विस्तार से समझाऊंगा। कौन सी फसल उपयुक्त होती है, क्या क्या लाभ मिल सकते हैं इन मिट्टी के उस रीजन में होने के, कौन कौन सी चीजें इनको प्रभावित करती हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ इतना जानना है कि कौन से भौतिक कारक हो सकते हैं जो मानव जीवन को, जहां वो संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं या फिर अपना संपूर्ण आर्थिक जीवन को पूरा करता है। तो भू संसाधन के रूप में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो बेसिकली पर्वत, मैदान और मृदा के रूप में थे। और दूसरा जो इसका मेन कारक होगा, मानवीय कारक। अब मानवीय कारक भू संसाधन को कैसे प्रभावित करेगा, तो आप एक चीज नोटिस करना, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। भू संसाधन को मानवीय कारक कैसे प्रभावित करेंगे, तो आप देखना, अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा वहां गंदगी की समस्या बहुत ज्यादा होगी, सीवेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी वहां, पॉल्यूट वाटर की यानी कि गंदलापन जल जो होता है वो बहुत ज्यादा समस्या होगी। घनी आबादी वाले क्षेत्र में आप देखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण या फिर उद्योगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, जिससे उसके एनवायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में, उस एरिया के में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, गंदगी बहुत ज्यादा होगी। जितनी भी इंडस्ट्रीज काम करती हैं ग्राउंड एरियाज में, उनके द्वारा जो भी ई वेस्ट मटेरियल या फिर ई वेस्टेज बोलो या फिर वेस्ट मटेरियल देखो, वो ग्राउंड एरियाज में या किसी एक स्थान पर लाके छोड़ दिया जाता है, जिससे कई जानलेवा बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरा, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो बाय रोड के द्वारा हमें बाय ट्रेन, एयरपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसके लिए एक बड़े लैंड रिसोर्स की हमें जरूरत है। एयरपोर्ट लगाएंगे उसके लिए एक बड़े भूभाग की जरूरत पड़ेगी। रेलवे लाइन बिछाएंगे तो कई सारे पर्वतों को काटते हुए हमें ड्रिल के माध्यम से सुरंगें बनानी पड़ेंगी, जिसमें कई सारे वन काटे जा सकते हैं। तो वन संसाधन की बहुत बड़ी हानि होगी। किसकी होगी? सबसे बड़ी वन संसाधन की हानि होगी। जब भी हमको एक एयरपोर्ट बनाना है एयरवेज के लिए, तो उसमें भी बहुत ज्यादा वन संसाधन की हानि होगी। कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं उसके लिए वन संसाधन की बहुत हानि होगी। पॉल्यूशन फैलेगा, पानी गंदा आएगा, सीवेज की समस्या होगी, शहरों में गंदी बोले या फिर जहरीली बीमारियों का जन्म होगा, बच्चे या फिर वृद्ध लोग रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। तो ये कई सारी समस्याएं जो है मानवीय कारक के अंदर अधिक जनसंख्या वाले रीजन्स में आ सकती हैं। तो बेसिकली हम देखें तो क्या हो सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं,
जिससे बच्चे और बूढ़े दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा, गंदगी की समस्या बहुत ज्यादा है, सीवेज की समस्या है, पॉल्यूट वाटर की बहुत समस्या है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस टॉपिक की या इस पॉइंट की, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वन संसाधन बहुत ज्यादा होता है। वन संसाधन जो होता है उसकी बहुत बड़ी हानि होती है। डिफॉरेस्टेशन बड़े लेवल पे होगा अधिक आबादी वाले क्षेत्र में। तो वहीं हम आते हैं अब कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में। तो कम जनसंख्या वाला क्षेत्र अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से कई लाख गुना या फिर अच्छी कंडीशन में होगा, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज नाम मात्र की होंगी, तब पॉल्यूशन बहुत कम होगा। चाहे वो मृदा प्रदूषण हो या आपका जल प्रदूषण हो, वो बहुत कम होगा। रेलवे लाइंस की ज्यादा कुछ सुविधा चाहिए नहीं, बाय रोड भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कम होती है। तो वहाँ वन संसाधन या फिर बोले तो आपका फॉरेस्टेशन की जो समस्या है वो फिलहाल देखने को नहीं मिलती है। तो मैंने आपको बोला कि प्रभावित करने वाले कारक में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव रिजल्ट्स, यानी कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों देखने को मिलेंगे। तो वही है, यहाँ हमारे पास प्लस पॉइंट है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव पॉइंट सामने आता है। तो हमने देखा इसका भौतिक कारक और मानवीय कारक में ये थे। अब हम इसको देखते हैं कि अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि भू उपयोग के निम्नीकरण देखते हैं, और फिर यानी कि फिलहाल जो डिग्रेडेशन हो रहा है भू संसाधन में, और फिर उसका हम लास्ट एक पॉइंट देखेंगे, भू संसाधन का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। जैसे कि आप देखो भू संसाधन का निम्नीकरण, या फिर लिखो भू निम्नीकरण सीधा। अब हम देखते हैं इसका एक पॉइंट, भू निम्नीकरण। तो भू निम्नीकरण में निम्नीकरण का मतलब क्या है, तो पहले हम इसको समझते हैं। तो निम्नीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज की जो मूल प्रकृति होती है उसकी गुणवत्ता में कमी होना या फिर ह्रास होना निम्नीकरण कहलाता है। जैसे किसी भी चीज की मूल प्रकृति में उसकी गुणवत्ता में कमी होना। तो बेसिकली क्या है वो निम्नीकरण, यानी किसी भी चीज की मूल प्रकृति में उसकी गुणवत्ता में कमी होना, ये बेसिकली कह रहा था निम्नीकरण। तो भू निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि की गुणवत्ता में कमी होना। तो बेसिकली कितना सा मतलब भूमि की गुणवत्ता में कमी होना। तो हम ऐसे ऐसे फैक्टर्स को या फिर ऐसे कारणों को जानेंगे जिससे हमारे भू संसाधन की जो गुणवत्ता है उसमें कमी हो रही है, यानी भू निम्नीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनको देखते हैं। तो पहला जो कारक है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई। तो बेसिकली हम इतना जानते हैं कि देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब वनों की कटाई। तो वनों की कटाई कैसे होती है, या तो फिर शहरी क्षेत्र का निर्माण हो रहा हो, शहरीकरण। दूसरा रीजन होगा औद्योगिक क्षेत्र का विकास, परिवहन सेवाओं का विकास जिसमें रेलवे आएगा, बाय रोड आपका ट्रांसपोर्ट आएगा, और एयरवेज यानी कि आपका फ्लाइट कैरियर आएगा। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। रेलवे बिछाने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ेगा, रोड बनाने के लिए हाईवेज का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें कुछ जमीन का भी नुकसान होता है, कई बार सुरंगों से पहाड़ों के बीच में से रास्ता ले जाना पड़ता है, कई सारे वृक्षों को काटना पड़ता है। ऐसे ही जब एयरपोर्ट बनाया जाएगा तो उसके लिए भी एक बड़े लैंड कैप्चर की जरूरत पड़ेगी जिसमें भी कई सारे वनों को काटा जा सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई के लिए कौन कौन से कारण है, शहरीकरण का निर्माण हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास मतलब इतना समझो कि जब भी हम किसी बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया का निर्माण करते हैं तो बड़े पैमाने पर वृक्षों का कटाव होता है। दूसरा,
परिवहन सेवाओं का विकास, परिवहन सेवाओं का निर्माण लिखते हैं। एक मेन इंपोर्टेंट थिंग, जब भी खनन और उत्खनन का काम होता है, जब हमें मिनरल्स और रिसोर्सेज को जमीन से खोद के निकालना पड़ता है, तो हमें वो जमीन खोदनी पड़ती है, तो उसमें भी कई सारे वनों की कटाई करनी पड़ती है, यानी कि खनन और उत्खनन। बेसिकली इसको बोलते हैं माइनिंग। तो ये तो एक सिर्फ एक कारण, कई सारे कारण हैं जिनको हम अभी पॉइंट टू पॉइंट या फिर लाइन बाई लाइन कवर करेंगे। जैसे पहला डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, जिसमें कई सारे कारण निकल गया है, शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, परिवहन सेवाओं का निर्माण और खनन उत्खनन यानी कि माइनिंग जैसा जो एक रीजन है वो। दूसरा जो निकल के आता है कृषि क्षेत्र में कृषि फसलों का गलत प्रयोजन। या फिर ये भी ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें ब्रैकेट में गलत फसल चक्र। सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि आज के टाइम में कृषि क्षेत्र में खेतों में फसल उगाने के लिए बड़े पैमाने पर यूरिया या फिर जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होता है उनका बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें हानि आ रही है। तो एक तो अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, अंधाधुंध उर्वरक, अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग। दूसरा, आज हमारे मार्केट में ऐसे ऐसे जीन्स यानी कि ऐसे ऐसे बीज जो जेनेटिक मॉडिफाइड है उनका उपयोग किया गया है कि कई सारी फसलें अब बारहमासी हो गई हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं कि एक ही खेत में 3-4 फसलें एक साथ में लगा देते हैं, जिससे फसल चक्र बेकार हो जाता है। फसल चक्र बेकार होने से कई सारी समस्या आती है। एक तो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी बढ़ने लगता है धीरे धीरे। दूसरा, कई सारी जानलेवा बीमारियां भी बनती हैं जिससे जो फसलों को ही खराब कर देती हैं। कई सारे नए नए कीटों की प्रजाति जन्म लेती हैं जो फसलों के लिए हानिकारक है। दूसरा, मृदा की गुणवत्ता में फिर से कमी हो रही है। तो यहाँ देखो फसलों का गलत क्रम या गलत फसल चक्र, जो बेसिकली अभी मैंने लिखा ही सिंपल सा। तो ये कई सारी चीजें कृषि फसलों का प्रयोजन में जो गलत फसल चक्र अपनाया जाता है, तो उसके लिए एक तो अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, गलत फसल चक्र को अपनाया जा रहा है। इसके कारण है ना, बेसिकली कृषि होती तो जमीन पर ही है, यानी कि भूमि पर होगी, सॉरी। तो उसी गलत फसल चक्र का उपयोग करने से या फिर उर्वरकों का उपयोग करने से भूमि की मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें लगातार कमी आ रही है। तो ये भी एक निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तीसरा जो है वो औद्योगिकीकरण है। देखो, जिस भी जगह औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, तो सबसे बड़ा क्षेत्र पहले तो हमें वहाँ का जो वन संसाधन है उसको काटना पड़ेगा। जब भी वन संसाधन की कटाई होगी, एक बात याद रखना, डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रोसेस जिस भी एरिया में होगी उस जगह की मिट्टी अपने आप धीरे धीरे खराब होने लगेगी। तो पहला है वन संसाधन की कटाई। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र जिस भी जगह होगा उनके द्वारा बड़े पैमाने पर ई वेस्ट फेंका जाता है। ई वेस्ट पॉल्यूट वाटर, यानी कि प्रदूषित जल। ई वेस्ट यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ये सारे चीज हैं जो बेसिकली औद्योगिकीकरण के कारण जो भूमि की गुणवत्ता है उसमें लगातार कमी बनी हुई है। और बेसिकली 2 से 3 चीजें अभी हमने देखी ली थी। एक रेलवे हो गया,
बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, इन सब के लिए बड़े पैमाने पर जमीन चाहिए होती है, जिससे हम लैंड रिसोर्स का बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यही सब कारण थे भू निम्नीकरण के। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिससे हम भू निम्नीकरण को सुधार सकते हैं, या फिर ये बोले कि लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, जो आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा। जैसे हम बोलेंगे भू संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। तो भूमि की गुणवत्ता में सुधार करना, या फिर भू संसाधन को बचाना या उसको रक्षित करना, ये सारी चीजें कहलाती है भू संरक्षण या कंजर्वेशन। तो इसमें कौन कौन से मेन फैक्टर्स हो सकते हैं, हम इस चीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई पर नियंत्रण लगाना है, चाहे सरकार के द्वारा या कुछ पॉलिसीज अपनाकर, या फिर एनजीओ के द्वारा, या फिर हम जो देश के नागरिक हैं हमको खुद स्वयं ऐसी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जिससे वनों की कटाई को नियंत्रित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन को यानी कि वनारोपण को बढ़ावा दिया जा सके। तो सबसे पहले हमें भू संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर एक वनों की बाड़ लगानी पड़ेगी, जिसे हम बोलेंगे वनारोपण यानी कि प्लांटेशन। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में जो आज के टाइम में आर्टिफिशियल तरीके से या केमिकल उर्वरक जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन पर हमें नियंत्रण पाना पड़ेगा। कुछ ही फसलों को चिन्हित करो जिनको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं पर हम उर्वरकों का इस्तेमाल करें। बाकी जो सामान्य फसलें हैं जिनको थोड़े बहुत जैविक खाद के द्वारा उगाया जाना आसान हो सकता है, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कृषि क्षेत्र में सुधार करेंगे हम। कृषि क्षेत्र में सुधार करेंगे, तो उर्वरकों पर नियंत्रण करेंगे। दूसरा, सही फसल चक्र अपनाएंगे जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। तीसरा मेन फैक्टर है ऐसे रीजन्स को या फिर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना है हमें जिससे कई कारण जिससे औद्योगिक क्षेत्र को तो बढ़ावा मिले, बट हमारा जो वन संसाधन है या फिर वनों की कटाई है उस पर भी नियंत्रण आए। या फिर जब भी हम कोई इंडस्ट्री, कंपनी या फैक्ट्री लगा रहे हैं तो जितने वन उस दौरान काटे जाए उनके उस दौरान जितने भी वन काटे जाए उनसे अधिक या उनके 2 गुना वन हमें किसी अन्य क्षेत्र पर लगाए जाने जैसा हमें कोई एक नियम या फिर एक ऐसी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट को या फिर हम लोगों को डिसाइड करनी चाहिए। तो जहां भी औद्योगिक क्षेत्र लगे तो तकनीक वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से उद्योगों का निर्माण बेसिकली इसमें यह था कि किसी भी जगह हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं या इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी लगाते हैं तो जितने भी वन उस जमीन के अंदर काटे जाते हैं उतने ही वन को हम 2 गुना करके किसी अन्य क्षेत्र में या किसी खाली पड़े क्षेत्र में हम उनको लगा सकते हैं, जिससे एक बैलेंस एनवायरनमेंट में हमारे बने रहेगा। और एक है रेलवे का, इसमें परिवहन सुविधाओं के विकास में अच्छा करना है। परिवहन सुविधाओं के निर्माण में वैज्ञानिकता। इसका सिर्फ परिवहन सुविधाओं के निर्माण में वैज्ञानिकता का मतलब है कि जिस भी जगह हम रेलवे लाइन बिछा रहे हैं या फिर कोई हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको एक ऐसा लैंड पैटर्न बनाना पड़ेगा जिस जगह कम से कम डिफॉरेस्टेशन हो यानी कि वनों की कटाई हमें कम करनी पड़े। हमारा जो लैंड रिसोर्स है जैसे कि कोई काली मिट्टी के क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों से इन रास्तों को होकर निकालें जहां लैंड रिसोर्स की कम से कम हानि हो। 5वां है शहरीकरण, जिसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन। शहरीकरण से मतलब है कि जिस भी जगह घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं जो शहरों में लगातार परिवर्तित हो रहे हैं या शहरीकरण
लगभग हो चुका है, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, तो उस शहरों में जितना भी जो ई वेस्ट निकलता है या फिर ठोस अपशिष्ट निकलता है, पॉल्यूट वाटर निकलता है, तो उसको हमें इस तरीके से व्यवस्थित करना है जिससे उन सब का जो इम्पैक्ट है हमारे शहरों में और हमारी मृदा पर ना पड़े। तो हमारे पास जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमको उस जगह रिसाइकिल यूनिट्स लगानी पड़ेंगी। क्या लगानी पड़ेगी बेसिकली? रिसाइकिल यूनिट्स। पॉल्यूट वाटर को या प्रदूषित जल को फिल्टर किए जाने जैसी सुविधा होनी चाहिए जिससे ई वेस्ट को या फिर वेस्ट मटेरियल को या फिर गंदे पानी को या फिर प्रदूषित पानी को कहीं ना कहीं अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जा सके और ये खराब ना हो या फिर खुले में ना छोड़े, जिनसे हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में कोई जहरीली बीमारी ऐसा कोई जन्म ना ले पाए या फिर सीधा बोलो तो हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें खराबी ना हो। तो मुझे लगता है कि इतने सारे जो संरक्षण के कारण है वो कई सारे पर्याप्त है। एक छोटा सा काम ये हो सकता है कि सरकार का प्रभाव, सरकार का गुणात्मक प्रभाव। अब सरकार का प्रभाव कैसे होगा कि सरकार जो है वो ऐसी पॉलिसीज को लेकर आए जैसे हमारे क्षेत्र में जितनी भी सारी समस्याएं हो रही हैं जिससे हमारे भू संसाधन को नुकसान पहुंच रहा है, तो उनसे निपटने के लिए टाइम टाइम पे कुछ पॉलिसीज लेके आए, वो कुछ गाइडलाइंस लेके आए जिससे खुद भी वो काम करें, एनजीओ को निर्देश करें और हम अपने भारत के जो नागरिक हैं हम अपने भू संसाधन को बचाने के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो बचा रहे। ये प्रयास हमको स्वयं को करना चाहिए। तब मुझे लगता है कि लैंड रिसोर्स या भू संसाधन का जो टॉपिक है वो मैंने अच्छे से आज कवर किया है। कोशिश करूंगा कि आपका जो थर्ड पार्ट इस जो चैप्टर का आएगा वो आखिरी पार्ट हो और हम जो थर्ड पार्ट को कवर करेंगे उसमें करेंगे सोइल रिसोर्स यानी कि मृदा संसाधन को। तो कंप्लीट भारत की जो मिट्टियां हैं उनके प्रकार है, कौन कौन सी फसलें उनसे प्रभावित होती हैं, हमें क्या फायदा है उनसे और हमारे क्षेत्र में उनकी क्या विशेषताएं हैं, सारी चीजें जितनी भी होंगी सोइल रिसोर्स से कंप्लीट हम इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।